हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं नंबर सिस्टम्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 इसका एमसीक्यू। देखिए, इसके पहले हमने 3 एमसीक्यूज देखे थे और उसमें अब यहाँ पर हम देखेंगे अपना चौथा एमसीक्यू। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो आपको एमसीक्यूज पे तभी आना चाहिए जब आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं और आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तभी आपको एमसीक्यूज पे आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 23.43 उसके ऊपर बार व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q in which p and q are integers and q is not equals to 0 is। अब यहाँ हमसे क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास ये जो नंबर है इसको अगर आप क्या करें, इसको अगर आप p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो हम इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम फुल सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एमसीक्यू कर रहे हैं। और एमसीक्यू में क्या होता है कि हमें सिर्फ ऑप्शंस को टिक करना होता है, सोल्यूशन नहीं दिखाना होता। तो हम क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करें, तो हम सिर्फ उतना ही लिखेंगे जो हमारी काम की चीज है। ठीक, तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, 23 है। 23.43 के ऊपर बार है, तो मैं इसको ऐसे ऐसे लिख सकती हूँ, 434343 ये चलता रहेगा। एंड इसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, इसे ही तो x माना जाता है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद मुझे ये देखना है कि बार जो है वो 2 डिजिट्स पे है, 4 and 3। तो हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इतना तो आप सब जानते होंगे कि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते थे, देन लिखते थे मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन नंबर 1। तो वो सब हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हम बस आंसर चाहते हैं अपना। तो 2343.4343 ऐसे आने लगेगा एंड सो ऑन, एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब मुझे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब मैं 100x में से x को सब्ट्रैक्ट करूंगी, आई विल गेट 99x। एंड 2343 है, पॉइंट के बाद वाला तो सब 0 ही हो जाता है। तो 2343 में से 2 3 जाएगा, क्या मिलेगा, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गेट 2 एंड देन 3 2 2 3 2 0। सो यहाँ पे x है, 99 उधर जाएगा, सो 2320 by 99। क्या ये किसी से कटेगा, नहीं, तो यही मेरा आंसर होगा 2320 अपॉन 99 विच इज इन आवर ऑप्शन नंबर ए। तो ए मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसको आप अपने रफ पेज पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, 0.32। एंड इसमें यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, बार इज ओनली ऑन 2। बार किस पे है, सिर्फ और सिर्फ 2 पर है। सो व्हेन एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q, वही आपको करना है, इसको भी p by q की फॉर्म में करना है। तो देखो यार, अगर आपके पास ये कोई नंबर है a b एंड देन पॉइंट c d, ठीक है, और क्या है कि बार आपके इन दोनों पे है, तो अब तो हम सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर अगर मेरे पास ए बी एंड देन पॉइंट सी है और सी के ऊपर बार है, तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑलराइट, बट जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं ऐसे नंबर की, तो वो केस आपका ना डिफरेंट हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आप बात कर रहे हैं ऐसे केस की जिसमें ए है, पॉइंट बी है एंड देन सी है एंड सी के ऊपर बार है, सो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आपको क्या करना होगा, इस डेसिमल को पहले यहां लेकर के आना होगा। यानी कि बार वाला जो डिजिट है उसे जस्ट पहले आपको उस डेसिमल को लेकर आना होगा। यानी कि इन स्टेप 1 आप क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन स्टेप 2 में आप इसमें अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि जब आपने इसमें 10 से मल्टीप्लाई करा, सो यू विल गेट व्हाट, ए बी एंड देन पॉइंट सी, है ना, एंड इसके ऊपर बार है। एंड जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट ए बी सी पॉइंट सी। समझ आया। तो डेसिमल के बाद जो भी है उसको सेम करने के लिए ही हम क्या करते हैं, एक बार इस डेसिमल को बार वाले डिजिट के जस्ट पहले लेकर आएंगे एंड देन अगेन बार के आगे भेजेंगे। ओके, आप डायरेक्ट इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके सीधे सॉल्व नहीं कर देंगे, या फिर डायरेक्ट आप 100 से मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते, आपका आंसर गलत आएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे पास है इसमें मुझे पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास x है, ये मेरे पास x इक्वल्स टू 0.32 है ना। लिसन, मैं 3232 नहीं लिखूंगी, बार इज ओनली ऑन 2, तो मैं 2 रिपीट करवाऊंगी, ठीक है। और ये मेरा आगे बढ़ता जाएगा एंड दिस विल बी माय क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि मुझे इस डेसिमल को यहाँ भेजना होगा। मैं डायरेक्ट इसको खुदा करके यार 2 के आगे नहीं भेज सकती, मुझे पहले 3 के आगे भेजना होगा। तो उसके लिए क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 डिजिट है। अगर वहीं पे मान लीजिए मेरे पास 0.43 एंड देन 2 के ऊपर बार होता तो मैं क्या करती, पहले इसको यहाँ भेजती, उसके लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करती। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3.2222 एंड सो ऑन, ये मेरा आ गया। अब आप इस दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज पॉइंट के बाद वाला सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये डेसिमल यहाँ आ जाए। तो 100x इज इक्वल्स टू 32.2222 एंड सो ऑन एंड दिस विल बी माय क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, अब मैं इस 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, मुझे 1 इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है। देखिए 90x आया इक्वल्स टू, इधर मेरे पास 29 आया, 32 में से 3 जाएगा सो आई विल गेट 29। अब x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 29/90 कहाँ है, और इन ऑप्शन नंबर बी। तो बी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बेस्ड हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन टाइप की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग। पहली चीज, मेरा केस नंबर 1 आता है, ठीक है। देखो मैं आपको यहां पे समझाती हूँ, ये ना मेरा केस 1 है, ठीक है। इधर मेरा केस 2 है, इधर मेरा केस 3 है। तो मैं क्या करूं, लेट्स सपोज मेरे पास इस केस 1 में क्या है, एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है और एक और रेशनल नंबर है, उन दोनों को मैं ऐड कर रही हूं। तो मेरा जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, रेशनल आएगा। क्लियर है, एक रेशनल नंबर है और मैं उसमें एक और रेशनल नंबर को ऐड करूंगी तो आंसर मेरा रेशनल आएगा। अगर मेरे पास एक रेशनल नंबर है, उसमें से मैं रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो भी मुझे रेशनल मिलेगा, ठीक है। अगर मेरे पास एक रेशनल नंबर है और दूसरा रेशनल नंबर है, उन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूंगी तो भी मुझे रेशनल मिलेगा, ठीक। अगर मेरे पास एक रेशनल नंबर है और मैं दूसरे रेशनल नंबर से उसको डिवाइड करूंगी तो भी मुझे रेशनल मिलेगा, ठीक है। सेकेंड केस पे आते हैं। इसमें अगर मेरे पास एक रेशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, एक रेशनल है एक इर्रेशनल है, तो आंसर ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, इर्रेशनल मिलेगा, ठीक। अगर मेरे पास, ये मैंने 2 क्यों लिखा है, सॉरी, हाँ, अगर मेरे पास एक रेशनल है दूसरा इर्रेशनल है तो भी मुझे हमेशा क्या मिलेगा, इर्रेशनल मिलेगा। अगर मेरे पास एक रेशनल है एंड दूसरा इर्रेशनल है और मैं दोनों का प्रोडक्ट कर रही हूं तो भी मुझे इर्रेशनल मिलेगा। अगर मेरे पास एक रेशनल है और दूसरा इर्रेशनल है और उन दोनों को मैं डिवाइड करूंगी तो भी मुझे इर्रेशनल मिलेगा। समझ आया ना। केस थर्ड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केस थर्ड क्या बोलता है, देखिए, अगर मेरे पास एक इर्रेशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है, मतलब दोनों ही इर्रेशनल नंबर हैं, है ना। एक इर्रेशनल है दूसरा वाला भी इर्रेशनल है, दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आंसर फिक्स नहीं है कि आपको रेशनल मिलेगा या फिर इर्रेशनल मिलेगा। आंसर आपको रेशनल भी मिल सकता है और आपको इर्रेशनल भी मिल सकता है। ये यहाँ पे आया ट्विस्ट।
अगर एक इर्रेशनल है दूसरा भी इर्रेशनल है तो या तो आपको आंसर रेशनल मिल सकता है या इर्रेशनल मिल सकता है। सेम गोज टू नेक्स्ट वन, अगर एक इर्रेशनल है और दूसरा भी इर्रेशनल है तो आपको या तो रैशनल मिल सकता है या तो इर्रेशनल मिल सकता है। अगर एक इर्रेशनल है दूसरा भी इर्रेशनल है और आप उसका प्रोडक्ट निकालेंगे सो आपको रैशनल भी मिल सकता है, इर्रेशनल भी मिल सकता है। अगर आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है और दूसरा इर्रेशनल नंबर है, दोनों को आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको रेशनल मिल सकता है या फिर इर्रेशनल मिल सकता है। सो ये दोनों केस में क्या है कि अगर रेशनल 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 आएगा, रेशनल इर्रेशनल इर्रेशनल आएगा। अगर सो आपको इससे क्या समझ आता है कि रेशनल रेशनल हमेशा रेशनल आएगा, रेशनल इर्रेशनल हमेशा इर्रेशनल आएगा, बट इर्रेशनल इर्रेशनल दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो ये टाइप के जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और खासकर वही क्वेश्चन अभी आपका आया भी हुआ है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। सो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इर्रेशनल, ये गलत है। प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। अभी पढ़ के आए हैं, इट कैन बी रेशनल और इर्रेशनल। सो मैं कैसे कह दूं कि हमेशा इर्रेशनल आएगा? नो। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। अब यहां मुझसे बोल रहा है कि अगर एक नंबर रेशनल है और दूसरा मेरे पास इर्रेशनल है तो प्रोडक्ट मेरे को हमेशा इर्रेशनल मिलेगा। यस, दिस इज ट्रू। आंख बंद करके बी को करेक्ट करिए, बी ही सही है। सी भी देख लेते हैं, सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स कैन नेवर बी इर्रेशनल। दो इर्रेशनल का सम कभी इर्रेशनल नहीं हो सकता, मतलब हमेशा रेशनल आएगा। नो, रेशनल भी आ सकता है बट इर्रेशनल भी आ सकता है, इट कैन बी इर्रेशनल ऑल्सो। अगर मैं बात करूं सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर, तो गलत है। रेशनल नंबर तो भाई 0 भी है, इंटीजर मेरा 1 भी है, तो 1 आया, 1 इंटीजर नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो डी वाली स्टेटमेंट भी गलत है। तो मुझे अच्छे से पता है, अब आपको समझ में आ गया कि किस हिसाब से हमारी जो बी वाली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और बाकी ए, सी एंड डी तीनों गलत हैं। अब हम इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बेस्ड है मेरे असर्शन रीजन पे। ठीक है, असर्शन रीजन क्वेश्चंस तो आप सब जानते हैं और बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं। देखिए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, देखिए अगर आपको असर्शन और रीजन का मतलब नहीं पता है ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस का, तो अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट असर्शन रीजन बेस्ड का क्या है। स्टेटमेंट 1 जिसको हम असर्शन बोलेंगे, दैट इज √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अभी ना स्टेटमेंट 2 को भूल जाओ, आप सिर्फ इस पे फोकस करिए कि आपसे स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है। स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला कि जी जो √2 है ना भैया वो इर्रेशनल नंबर है। तो जरा आप मुझे अपने खुद के दिमाग से बताओ कि क्या 2 इर्रेशनल नंबर है, यस और नो। सो यस, 2 आपका इर्रेशनल नंबर है, मतलब कि मैं कह सकती हूं कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। कह सकती हो, ऑफ कोर्स। अब 2 भी पढ़ लेते हैं जिसको हम रीजन बोलेंगे। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब जरा मुझे ये बताइए कि √2 जो है वो इर्रेशनल नंबर क्यों है? √2 इर्रेशनल नंबर क्यों है? √2 इरेशनल नंबर इसलिए है भैया क्योंकि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो पहली बात तो नॉन रिपीटिंग है, दूसरी बात नॉन रिकरिंग है। दैट्स व्हाई √2 जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। तो मतलब कि भैया स्टेटमेंट 2 भी बड़ी सही है और स्टेटमेंट 2 जो बात लिखी है ना वो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। समझ आया आपको? सन राइजेज, अगर मैं बोलूं सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये मेरा असर्शन है, सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर मैं रीजन बोलूं कि धरती पृथ्वी का चक्कर, अगर मैं बोलूं कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है
तो क्या रीजन सही है? क्या रीजन सही है? कि धरती जो है वो सूरज का चक्कर लगाती है। तो यहां पर अगर मैं देखूं ना तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है ना वो स्टेटमेंट 1 को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर मैं आपसे बोलूं सनराइजेस इन द ईस्ट, व्हाई, तो क्या आप ये बताएंगे कि धरती सूरज की चक्कर लगाती है? नहीं, ये रीजन नहीं होगा। भाई वेस्ट में भी आ सकता है अगर चक्कर ही लगाती है तो, है ना। तो मतलब कि स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो मेरा बी वाला सही ऑप्शन होगा। बी में क्या था? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो स्टेटमेंट 1 मेरी क्या थी? इसमें सही थी। स्टेटमेंट 2 क्या है? सही है। स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। भाई रूट 2 क्यों इरेशनल है? इसीलिए तो है क्योंकि उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है कि नहीं भाई? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस समय अपना ए वाले ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे जो कि था स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज जो कि था स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट 1 में है द सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन में आपसे बोला कि सम ऑफ एनी याद रखिए, कोई भी दो इरेशनल नंबर्स हैं उनका जो सम होगा वो इरेशनल होगा। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि अगर दो इरेशनल नंबर्स हैं तो उनका सम जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो, इट कैन बी रेशनल ऑल्सो। तो मेरी स्टेटमेंट 1 गलत है, इट इज फॉल्स। अगर स्टेटमेंट 2 देखूं, देयर आर टू इरेशनल नंबर्स, देयर आर और एनी में फर्क होता है। देयर आर टू इरेशनल नंबर्स, वो सम इज अ रेशनल नंबर। लो भाई, इस केस में दो इरेशनल नंबर हैं, उनका सम रेशनल बता दिया गया है। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये 2 मेरा सही है। तो यानी कि इसमें मेरा डी वाला होगा करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सिमिलरली गोज टू क्वेश्चन नंबर 6। The product of any two irrational number is an irrational number। भाई कोई भी दो irrational number है उसका प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा irrational मिले, रेशनल भी मिल सकता है भाई साहब, है ना। अब देखिए स्टेटमेंट 1 गलत हो गई। There are two irrational numbers whose product is not an irrational number। दो irrational number हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो रेशनल नंबर नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि irrational into irrational is equals to रेशनल। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये मेरा सही है। देखिए एनी लिखने में और there are two लिखने में अंतर होता है। आई होप समझ रहे हैं आप। तो डी वाला मेरा सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। नेक्स्ट देखिए, √3 is an irrational number। √3 is an irrational number। The square root of a positive integer which is not a perfect square is an irrational number। अब क्या ये एक्सप्लेनेशन सही है? क्योंकि स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है, √3 इरेशनल है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। मतलब एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है 3 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्या? नहीं है। तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा इरेशनल होगा। सो यस, इसमें मेरा ए वाला जाएगा। ए स्टेटमेंट ए भी सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है और 2A को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट 1 क्या है आपकी, √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसमें भी वही सेम चीज दिखा दोबारा से। 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। स्टेटमेंट 2 इज सेइंग the sum of a rational number and an irrational number is an irrational number। आपसे स्टेटमेंट 1 में बोला कि 2 जो है भैया ना वो irrational नंबर है, मैंने मान लिया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बट इफ आई टॉक अबाउट द स्टेटमेंट 2, इसमें आपसे कह रहा है कि अगर एक irrational नंबर है और एक रेशनल नंबर है तो उनका सम हमेशा irrational नंबर होगा। तो जी हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर आप मुझे ये बताइए कि क्या ये कहीं से ये डिफाइन कर रहा है कि √2 इरेशनल है? नहीं कर रहा भाई। √2 में कौन सा तुम एक रेशनल और एक इरेशनल जोड़ रहे हो, है ना। हमें रीजन चाहिए ना कि √2 इरेशनल क्यों है, वो तो इसमें बताया नहीं, वो तो कोई दूसरी स्टेटमेंट उठा के रख दिया। लेकिन वो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो मेरा करेक्ट इसमें क्या होगा? बी होगा। दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 भी ट्रू है आपकी, लेकिन 2 जो है वो 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए, There are two rational numbers whose sum and product both are rationals. जी हाँ, सही बात है। अगर मेरे पास एक रेशनल है, अगर मैं उसका सम करूं या फिर मैं उसका प्रोडक्ट करूं एक रेशनल नंबर के साथ, तो आंसर मेरे को रेशनल मिलेगा, है कि नहीं? सही है भाई स्टेटमेंट 1। 2 क्या है? There are numbers which cannot be written in the form of p by q in which q is not equals to 0 and p q both are integers. इसमें आपसे कह रहा है कि देयर आर नंबर्स, ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते और q 0 के बराबर नहीं है, लेकिन p और q क्या है? इंटीजर है। मतलब रेशनल नंबर की डेफिनेशन छाप दिया और इसमें नो लगा दिया आगे, मतलब कि ऐसे नंबर्स हैं जो कि रेशनल नंबर नहीं है। तो ये जो है आपकी जो स्टेटमेंट है वो भी सही है कि हाँ भाई ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो कि रेशनल ना हो, रेशनल नहीं होंगे तो इर्रेशनल होंगे, है कि नहीं भाई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, लेकिन 2 जो है वो 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3/8 इज टर्मिनेटिंग। 3/8 की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग है, कट जा रही है पूरी तरीके से, ठीक है। स्टेटमेंट 1 सही है, बिल्कुल सही है, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है? इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m into 5 की पावर m where m and n are non-negative integer then its decimal exponential representation is terminating। सही बात है। इसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर है, लेट्स सपोज p by q, ये एक रेशनल नंबर है, तो उसका जो डिनोमिनेटर है, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है, देखिए अगर उसका डिनोमिनेटर, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m में है, मतलब कि उसमें जो है 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग होती है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आता है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होती है। ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, लिखा नहीं है, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अगर उसमें 2 और 5 आ रहा है, उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही आ रहा है बस, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग होगी। और ये जो पावर वाली बात है वो इसलिए लगा दी गई है क्योंकि हो सकता है भाई 3 4 2 आ जाएं तो 2 की पावर 4 लिख देंगे अगर 4 2 आए तो, ऐसे ही अगर 5 अगर 3 आ गए तो 5 की पावर 3 कर देंगे। तो ये भी कंडीशन है कि उसकी जो m है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। मतलब कैसे इंटीजर होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए भाई साहब। तो ये कंडीशन भी बिल्कुल फुलफिल होती है कि नहीं? अब आप 8 को जब आप तोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 into 2 into 2 मिलेगा, विच कम्स आउट टू बी 2 की पावर 3। देखो 2 के अलावा कुछ है नहीं है, 5 भी आ जाता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो इस वजह से जो रूट जो 3/8 है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो 2 भी सही है और ये बिल्कुल करेक्टली इसको एक्सप्लेन भी कर रही है। तो ए मेरा आंसर हो गया। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।